दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के पेपर डिस्कशंस के वीडियो अभी आजकल लेकर आता हूं बीपीएससी के। और उसमें मैं इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से आपको बहुत सारे टॉपिक्स के जो है रिवीजन और डिटेल में जो है मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स जो है ड्यू हैं अभी 5, 6, 7, 8 दिन में। तो उसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका ये हो जाता है कि आप क्या चीज़ें जो हैं देखेंगे। तो देखिए, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ दिया है इन्होंने कि भाई पिटागोरा जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का उससे रिलेटेड है। और उसमें भी क्या होता था कि जो वॉल होता है ना, वो वॉल में नक्काशी की जाती थी। मतलब उसको थोड़ा सा गड्ढा खोद के और उसमें सेमी प्रेसिस स्टोन से जो है अलग अलग फ्लोरल डिज़ाइंस और अलग अलग जो है डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते थे। ठीक है, और ये जब आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ताजमहल में बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल जो है आपको दिखेगा। तो ऑप्शंस देखिए आप, डेकोरेटिंग वॉल्स विद द फ्लोरल डिज़ाइंस मेड ऑफ सेमी प्रेसिस स्टोन, ये आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद आर्च क्या होता है? आर्च आपको पता है कि ये जो आप मीनार वो जाते हैं कहीं पर मस्जिद वगैरह में या कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर में, तो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है मेन एंट्रेंस के पास, उसको आर्च बोलते हैं। ठीक है, डोम क्या होता है? डोम जो है वो इस तरह का जो गुंबद होता है, जो कि आप देखते हैं वहाँ पर गए होंगे, अगर ताजमहल गए होंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से गोल होता है, ऑनियन साइज का, उसको डोम बोला जाता है। ठीक है, और मार्बल आपको पता है क्या होता है? वाइट कलर का होता है मार्बल, जो कि ताजमहल में यूज़ किया गया है ना। कुतुब मीनार में भी जो है ऊपर के 2 स्टोरीज में इस्तेमाल किए गए हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए गए हैं, पर मैं बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं। तो इसमें यह है कि कौन से मुगल एम्पायर ने जो है वो कारखाना इस्टेब्लिश किया था। तो देखिए क्या है ना कि पेंटिंग के कारखाने की बात अगर करेंगे तो इस्लाम में बेसिकली क्या होता है कि जो पेंटिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है। ठीक है, वो उनको मूर्ति पूजा के सामान मानते हैं और इस तरह से जो है वो नहीं करते हैं। पर अकबर के आते हैं ना, जो एक लिबरल एटीट्यूड है ना, वो पेंटिंग के लिए जो है होने लगता है। ठीक है, तो अकबर जो है ये कारखाना इस्टेब्लिश करता है पेंटिंग के लिए। ठीक है, अब पेंटिंग की बात चल रही है तो मैं थोड़े बहुत जो है आपको अकबर के जो है उनके कोर्ट के जो है पेंटर्स के बारे में जो है बताता हूँ। ठीक है, इनके जो है ना, जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है। ठीक है, तो शाहजहाँ ने ना मतलब इनके जो है टाइम पीरियड में जो मेजर जो है पेंटर्स रहे हैं, जैसे मंसूर हैं, अब्दुल समद है। अब्दुल समद को जो है ना, अब्द अल समद, इनको जो है वहाँ से लाया गया था। कहाँ से? इनको ईरान से लाया गया था। ठीक है, पेंटर्स ये बेहतरीन पेंटर्स थे, इसलिए इनको ईरान से लाया गया था। और जो यहाँ के पेंटर्स थे उनमें बसावन, मनोहर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सब जो है कोर्ट में जो है पेंटिंग वगैरह जो है देखते थे, पेंटिंग वगैरह का काम करते थे। उसके बाद जो है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वॉज इन्फोर्स बाय, किसके द्वारा जो है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है बंगाल में इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जैसे जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, आपको पता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है होता है 1765 में। और इसमें क्या होता है कि कंपनी को दीवानी राइट्स मिलती है। दीवानी राइट्स मतलब वो आपकी वाली दीवानी नहीं, वो रिवेन्यू कलेक्शन की राइट जो है वो मिलता है। ठीक है, कंपनी को। तो अगर रिवेन्यू कलेक्शन की जो है वो मिलती है तो क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवेन्यू वाला पार्ट है वो कंपनी देखती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो है कौन देख रहे थे? जो बंगाल के नवाब थे वो। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है ना, जो एक सिस्टम है गवर्नेंस का कि रेवेन्यू कहीं से, अब क्या होता है सिस्टम में गवर्नेंस की, कहीं से पैसा आता है और कहीं जाता है। ठीक है, तो आने वाला जो है इनके पास था, लेकिन जाने वाला जो है वो नवाब के पास जो है थे, इसलिए इसको जो है डुअल सिस्टम बोला गया। और ये जो है 1765 से जो है 72 तक रहा था। ठीक है ना, 72-73 में आपका फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, आपको पता है। और इस बीच में क्या क्या होता है आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या आते हैं, क्या होता है कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज है उनको भी जो है, उन पर भी जो है थोड़ा थोड़ा वो एक्सपेंशन जो है होने लगता है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। तो क्या है कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो, अच्छा एक चीज़ और कि इस टाइम जो है गवर्नर जनरल जो है कौन थे? ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, आपको पता होगा कि 1757 में वॉर कौन लड़ रहे थे? तो इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं सिर्फ, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इनका जो है बहुत ज़्यादा रोल रहा है 3 जो प्रेसिडेंसीज हैं उस पर कब्जा करने के लिए, ठीक है ना। ये इनका एक्सपेंशन का बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा था, बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच वाले लोग थे। उसके बाद आप देख रहे हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का जो है टाइम पीरियड आप देखेंगे कि विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड जो है आपका 2 फेज़ में जो है ये थे, मतलब 2 फेज़ मतलब कि बीच में ऐसा था कि ब्रेकअप था कि कुछ चेंजेस हुए थे। ये 1828 से 34 तक पहली बार आए थे, फिर 34 से 35 इतना में क्या हुआ था कि ये सती अबोलिशन एक्ट लेकर आए थे, आपको पता होना चाहिए 1828 में, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको देखेंगे कि 1833 का जो है एक्ट वो इन्हीं के टाइम पर आया था, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि एजुकेशन वगैरह के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें बातें की गई थी। कंपनी के प्राइवेट ट्रेड जो है वो अबॉलिश कर दिए गए थे, है ना। और जो मोनोपोली है वो कंपनी का वो अबॉलिश कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, मतलब 1813 में भी इनके जो है एक्ट जो है अबॉलिश, ये क्या कहते हैं, मोनोपोली अबॉलिश कर दिया गया था। पर क्या है कि चाइना का ट्रेड जो है ना अब भी कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है ना, वो भी जो है 1833 के एक्ट में खत्म कर दिया गया था। तो पूरी तरह से जो है मोनोपोली कंपनी की 1833 के एक्ट में खत्म हो गया था। लॉर्ड कर्जन आपको पता है 1905 में थे ये, ठीक है, मतलब इससे पहले इनका टाइम पीरियड था। पर लॉर्ड कर्जन को आप किस चीज़ से जानते हैं, स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है ना, और पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो इसका आंसर जो है सी है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड इन शिकागो इन 1893, ठीक है। तो ये आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। और शिकागो में जो पार्लियामेंट ये हुआ था ना, बेसिकली ये एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था इंटर रिलीजियस, क्या कहते हैं वो, इंटर रिलीजियस डायलॉग के रूप में जो है यहाँ पर था। और यहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था जिसमें भारतीय सभ्यता और भारतीय रिलीजन के जो है ना बहुत सारे आयामों को नॉन वायलेंस और टॉलरेंस इन सब की बात इन्होंने की थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हैं। दयानंद सरस्वती किस चीज़ से, आर्य समाज से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है, 1875 में की गई थी। और इसमें आप देखेंगे कि जो इनका जो आर्य समाज है उसका आइडियोलॉजी क्या थी कि वेदास जो है इनफेलिएबल है, कि आप इसको जो है झुठा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसको झुठला नहीं सकते हैं, इनफेलिएबल है। और ये जो है लोगों के क्या कहते हैं वो जो कंडक्ट होना चाहिए वो वेदास के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में एक मिनट, हाँ, राजा राम मोहन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपके ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं और ब्रह्म समाज में इन्होंने ब्रह्म सभा की जो है स्थापना की थी। क्या, एक सेकंड, ब्रह्म सभा की 1828 में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और इनका जो है सती अबोलिशन में बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। आपको पता है कि इन्होंने गवर्नमेंट को परसुएड किया था। तो इसलिए क्या है कि आप ये देख रहे हैं। और इनको जो ये राजा राम मोहन राय कह रहे हैं ना, ये राजा की उपाधि जो है ना अकबर II ने दिया था। अकबर II वही राजा था जो ठीक बहादुर शाह जफर से पहले जो है राजा बना था और लंबा इसका कार्यकाल था, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है 1857 में ख़त्म हो जाता है, वर्ल्ड वॉर, सॉरी, ये 1857 के इंडिपेंडेंस वो वॉर के बाद, ठीक है। तो इसमें आपका गांधी जी के कंट्रीब्यूशंस को आप जानते ही हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कभी। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है कि हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। स्वराज पार्टी क्या थी बेसिकली, ये कांग्रेस में ना फैक्शनलिज्म था, ठीक है। फैक्शनलिज्म कहने का मतलब कि कांग्रेस के अंदर ही बंटवारे वाले भाव चल रहे थे। क्यों, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में, उसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स में 12 फरवरी को बेसिकली हुआ था, आप देख लेंगे, है ना, ये डेट याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम वगैरह में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने अब्रप्टली जो है वो मूवमेंट वापस ले लिया था, ठीक है। अब मूवमेंट वापस ले लिया था तो क्या है कि बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे उनकी पार्टी के अंदर में ही। तो और इसलिए क्या है कि जो CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू ने हैं वो उन्होंने एक स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण, ठीक है ना। नील दर्पण के बारे में पूछा गया है। इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेस्ड। आपको पता होना चाहिए कि दीनबंधु मित्रा थे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये नील दर्पण जो है ना ये इंडिगो रिबेलियन के 1859 के इंडिगो रिबेलियन को डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। इसमें क्या था बेसिकली, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, मतलब जो वहाँ के व्यापारी थे जो प्लांट करवाते थे इंडिगो, वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस जो है रखते थे अपना
ट्रेड में, है ना, और जो प्रोडक्शन होता था उसमें, और लोग बहुत ज़्यादा जो है इन्फीरियर कंडीशन में थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो ये इंडिगो रिवोल्ट है वो हुआ था 1859 में, और इसी चीज़ को जो है नील दर्पण में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे शरद चंद्र चटर्जी जो है ये कौन थे। तो आप बाकी के लोगों के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो शरद चंद्र चटर्जी वही हैं जिनके एक मूवी बनी है जिनकी राइटिंग पे आप देखेंगे, उसको आपने शायद देखा भी होगा, देवदास, वही ऐश्वर्या राय वाली देवदास, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनालिटी है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे राइटिंग्स उन्होंने लिखी हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण राइटिंग्स हैं उसको मैं इधर नाम लिख रहा हूँ, इधर आप ये कर लेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, जिनमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से हैं, गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, याद होगा आपको। गीतांजलि लिखी थी इन्होंने, और लिखा था गोरा में इन्होंने बेसिकली कल्चरल जो डिफरेंसेस है उनको उसको दिखाया है, ठीक है ना। और है किताब द होम एंड द वर्ल्ड, और है नेशनलिज्म, ठीक है। यही वो किताब है जिसमें इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वो बेसिकली वैसे लोग हैं जो झुंड हैं, भीड़ हैं, और वो गुंडों की एक झुंड है, ऐसा कहते हैं इस वाले किताब में, नेशनलिज्म में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं ये नेशनलिज्म को, ठीक है। उसके बाद एक और किताब आई थी इनकी, द रिलीजन ऑफ मैन, ठीक है। ठीक है, तो इतनी किताबें आप ध्यान रखेंगे। ऐसी किताबें बहुत सारी लिखी हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो आपको बताया है मैंने, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि द फेमस बैटल ऑफ वाटी वॉज इन 1760 वॉज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम, मतलब ब्रिटिश से जो है, अच्छा इसका आंसर आपने देखा नहीं, इसका आंसर जो है दीनबंधु मित्र है, ठीक है ना। अब बैटल ऑफ वंडी वॉज की बात करते हैं, तो बैटल ऑफ वंडी वॉज जो है वो आपका ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है ना, जैसे ऑस्ट्रियन वॉर जो है वो चल रहा था उसका, और कर्नाटिक वॉर का जो है एक बहुत ज़्यादा जो है ये कनेक्शन था, 7 ईयर्स वॉर। और आप देख रहे हैं कि जो जो ब्रिटेन और फ्रेंच राइवलरी थी उसमें आपका ये देखेंगे कि वो यूरोपियन वॉर से ना बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा था कि वहाँ वॉर होती थी और यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिलता था, ठीक है। तो जो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, कर्नाटिक वॉर्स जो है वो बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हो रहा था, ठीक है, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हो रहा था। तो ये इंडिया में एक आधिपत्यता स्थापित करने के लिए जो है थी कि कौन ज़्यादा जो है फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। और ये जो पोजीशंस हैं उनके कि भाई वो इंडोनेशिया और इन सब जगहों पर जो है फ्रांस वगैरह के लोग जो है चले गए थे, ठीक है ना, छोड़ दिया था इन्होंने ब्रिटेन ने उन जगहों को। तो ये एक ट्रीटी के तहत होता है। तो मतलब 3 जो है बैटल ऑफ ये हुए थे, ठीक है ना, कर्नाटिक वॉर्स जो है 3 हुए थे, ठीक है। 3 कर्नाटिक वॉर्स में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हम अभी बताते हैं आपको, फिर आंसर पर आएंगे। आंसर तो आपका ये होगा, पर हम इसको आपको बता देते हैं कि टॉपिक के हिसाब से जो है आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस टॉपिक में। हो सकता है आपका टॉपिक रिपीट कर जाए या क्वेश्चन ही रिपीट कर जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट वॉर जो है आपका हुआ था कर्नाटिक वॉर, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ना, सॉरी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था ना, उसमें क्या हुआ था कि ये 1746 से 48 के बीच में हुई थी, ठीक है ना। और ये टोटल जो है आपका टाइम पीरियड है 1746 से लेकर 63 के बीच में जो है ये वॉर्स जो है लड़े गए थे, ठीक है ना। तो 3 वॉर हुए थे बेसिकली। तो जो फर्स्ट वॉर था उसमें क्या हुआ था कि ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के एक रिजल्ट के रूप में जो है यहाँ हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्रिटेन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में था, तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपस में लड़ाई करके ये डिसाइड करने के लिए जो है ये कर लिया था, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि पहले फर्स्ट वॉर ऑफ क्या कहते हैं कर्नाटिक वॉर में जो है आप देखेंगे कि जो फ्रांस है वो ब्रिटेन को हरा देता है, ठीक है ना, और मद्रास कैप्चर कर लेता है, ठीक है। फिर सेकेंड वॉर जो है एक रिस्पॉन्स के रूप में आता है। इसी में आपका रॉबर्ट क्लाइव वगैरह के जो है वो दिखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो दिखेंगे, पार्टिसिपेशन जो है दिखेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी थे सेकेंड वॉर ऑफ सेकेंड क्या कहते हैं कर्नाटिक वॉर के, है ना। लोग लिख देता हूँ, भूल जाता हूँ हर वक्त। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा ये फर्स्ट वॉर जो है ये ट्रीटी ऑफ एक्सीला, एक मिनट रुक जाओ, एक्सला चैप्टर, ठीक है ना, इसके थ्रू जो है ये कंक्लूड होता है वो, ठीक है, 1748 में। और जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है, सॉरी सेकंड के बारे में भी बात कर रहे थे हम। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है कि दोबारा से जो है ब्रिटेन जो है अटैक करता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो
रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंच सेना को जो है हरा देता है, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो है। और यहाँ पर जो है आपको जो टेरिटरी इन्होंने जीती थी फर्स्ट में, ये मद्रास, वो दोबारा से जो है ये रीगेन कर लेते हैं। और ये वाला जो है आपका ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी के थ्रू कंक्लूड होता है, ठीक है। और थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा सवाल है, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है अगेन 7 ईयर वॉर से जो है उसका ही एक्सपेंशन था, ठीक है ना, उसका ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपेंशन था 7 ईयर्स वॉर का। और इसमें क्या होता है कि ये 1760 में होता है, 1760 से 63 के बीच जो है ये चलता है। और इसमें जब फ्रांस हार जाता है तो उसको रिट्रीट करना पड़ता है, वो क्या कहते हैं, इंडोनेशिया और बर्मा वाले जो है रीजन में अपना ट्रेड जो है करता है, और ब्रिटेन के लिए जो है इंडियन वो छोड़ देता है, छोटे से जगह पांडिचेरी वगैरह को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके ये है मतलब जो पीस की बात की जाए कि मतलब 1763 के बाद जो है क्या हुआ, मतलब वॉर के बाद जो है, ठीक है, वॉर में जो है ब्रिटेन ने जीता। तो एक ट्रीटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है ना, या पेरिस पीस ट्रीटी, ठीक है। इसके थ्रू जो है कंक्लूड होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर है वो हमारा ये होगा, ठीक है ना। फ्रांस के और फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में जो है ये राइवलरी थी बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट में जो है ये व्यवस्था की गई थी कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो हमेशा से पॉलिटिकली एलिनेट रहे हैं लोग, उनको जो है ये किया जाएगा कि उनके लिए जो है रिजर्वेशन वगैरह की जो है सुविधा जो है की गई, ठीक है ना। रिजर्वेशन मतलब कि ऐसा था कि अगर उनका कैंडिडेट है तो वही वोट करेंगे, ठीक है ना। और कुछ एरियाज जो है इस तरह से उनके लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है, कि अगर ये मुस्लिम एरिया है तो सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, वहाँ पर जो हिंदू है वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है, और अपने कैंडिडेट के लिए। तो ये जो है सिस्टम आपका जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, जिसको हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं। और इसमें मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है लेकर आते हैं लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका और क्या 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 प्रोविजंस है कि जो ये काउंसिल होती थी उसमें जो है सीटें जो है इंडियंस के लिए एक्सपैंड की गई थी और ज़्यादा की गई थी। और उसमें जो मुस्लिम्स हैं, आपको पता होगा कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो इसके बाद जो है डिमांड जो है स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें पॉलिटिकली मतलब शेयर चाहिए और रिप्रेजेंटेशन की बात चलने लगती है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर, और इसी को जो है जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी है वो कम्युनलिज्म के लिए इसी को जिम्मेदार समझती है, ठीक है ना। और लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है और भी एक्ट्स हैं यहाँ पर मेंशन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि दो चीज़ें, एक आप सुन लें, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, बहुत कम स्पेस है। तो क्या होता था कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, उनको गवर्नर जो है बंगाल के थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है ना। और ये पहला व्यक्ति जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। आपको पता होगा कि इसी टाइम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो कार्यभार संभालते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होगा ये भी कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो है बहुत बड़ा रोल है एक्सपेंशन में, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और हुआ था इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था, कहाँ, ठीक है। उसके बाद एक और है हमारा चार्टर एक्ट जो है 1833 का। इसमें इसके थोड़े से फीचर्स मैंने अभी डिस्कस किए थे, पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या अलग उस पर देखेंगे तो एक चीज़ और हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। और जो बाकी के प्रोविंसेस थे, मद्रास और क्या कहते हैं वो बॉम्बे, उसको जो सबऑर्डिनेट किया गया था, किससे, कोलकाता से, ठीक है, सबऑर्डिनेट हो गए थे वो। उसके बाद आप देखेंगे कि 1784 जो है इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। मिटाता हूँ, रुक जाओ। जो 17 ये वाला जो एक्ट है इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। और ये एक्ट जो है क्या था कि इस एक्ट में जो खामियां थी ना उसको सुधार करने के लिए जो है लाई गई थी, ठीक है। तो बाकी आपको इसके बारे में बता दिया है, काउंसिल्स एक्ट के बारे में। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि कोल म्यूटिनी 1831 वाला जो है आपसे पूछा गया है कि अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कोल म्यूटिनी के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि कोल म्यूटिनी जो है वो छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। कहाँ, छोटा नागपुर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, झारखंड में। तो आपका आंसर ये है। और इससे रिलेटेड जो है आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दिया था, और ये कहा था कि 1831 से 33 के बीच में जो है ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना। और कोल जो है बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर जो है वो नहीं है, ये कोल शब्द जो है आपका
ये कोई पर्टिकुलर एक जनजाति का जो है नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। ये इसमें कौन कौन से जो है, इसमें 4-5 जनजातियाँ जो है शामिल थी, ठीक है ना, जिन्होंने रिवोल्ट किए थे, ठीक है। इसमें भील्स थे, भील्स भी थे। अच्छा, इससे आपको एक आइडिया ये भी हो जाएगा कि बिहार में कौन कौन से जो है वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं वो ट्राइब्स, ठीक है ना। भील्स थे, ओरान थे, ठीक है। उसके बाद कौन से थे, मुंडास थे और होस थे, ठीक है। ये जो है मेजर ये कोल म्यूटिनी में जो है पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है ना। ये सारे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि हु स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है दोनों कानपुर से बिलोंग करते हैं। पिछले क्लास में बताया था, कानपुर से बिलोंग करते हैं। और जो तात्या टोपे थे ना, उनका ये जो है नाना साहेब के जो है अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। तात्या टोपे जो है ये अडॉप्टेड सन थे और इनको जो है वो आपको पता ही है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या होता था कि अगर जिसका जो है लीगल हेयर नहीं होता था तो अडॉप्टेड सन को जो है ये लोग नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स के हम नहीं मानते, और वो फर्दर जो है उसको वो उसमें मिला लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे, ठीक है ना। और ये डलहौजी की पॉलिसी थी, लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की जो है ये पॉलिसी थी, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो आपका ये है कि फैज़ाबाद रीजन में थे। फैज़ाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। हालांकि ये फैज़ाबाद से लेके ना मतलब मेरठ वगैरह के रीजन से लेके पूरे कोलकाता तक, बंगाल तक जो है एक्टिव थे, ठीक है। पर क्या है कि अगर बंगाल तक एक्टिव थे तो क्या है कि मतलब पटना वगैरह भी जाते थे, आते थे, पर बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं थे वहाँ के, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्या कहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, ठीक है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रूलर, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी थे बिहार में 1857 के, वो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑफिशियल आंसर की हमें नहीं पता कि ई है या सी है, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए क्योंकि अहमदुल्ला जो है वो फैज़ाबाद से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, हु ड्रू गांधी जीज अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि राजकुमार शुक्ला थे, कहाँ थे कि इन्होंने 1916 के जो बैठक हुई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो क्या कहते हैं वो बैठक होती है, उसमें ये जाते हैं। अच्छा, ये आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये वही वाली बैठक है जिसमें नरम दल और गर्म दल को जो है वो मिलाया जाता है और मुस्लिम लीग से भी जो है थोड़ा सा ये नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, ठीक है ना। और इसके जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक चीज़ और इस वाले सेशन का जो है आपको ये दिखेगा कि इसमें एनी बेसेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल में दिखेंगी। प्रेसिडेंट वो नहीं थी पर वो एक्टिव रोल में दिखेंगी और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खिलाफत कमेटी को जो है एक वो करने के लिए। खिलाफत मूवमेंट जो ये हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें खिलाफत कमेटी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक करने में बहुत बड़ा योगदान था एनी बेसेंट का, ठीक है ना। इसके जो प्रेसिडेंट वो अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, यहीं पर जो है यही बैठक हुई थी, वहाँ राजकुमार शुक्ला आए थे और गांधी जी को बोला था उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ के किसान परेशान हैं, प्लीज़ आप ज़रा आकर देखिए, ठीक है ना। तो फिर गांधी जी जो है 1917 में वहाँ गए थे और गांधी जी वहाँ जाके फिर वहाँ सत्याग्रह बेसिकली क्या होता है कि ट्रूथ सीकिंग होता है, ठीक है ना। तो ट्रूथ सीकिंग में उन्होंने कहा कि भाई आप जो है जो भी ये लॉ लेकर आए हैं, जो लॉ है आपका वो ख़राब है और इस तरह से जो है फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके जो है उसकी फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ एक कमेटी गठित की गई जो इस मैटर को देखेगी और उस कमेटी में गांधी जी भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी लेकिन फर्स्ट कैपिटल नहीं थी, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, तो फर्स्ट कैपिटल आपकी राजगिरी थी, जिसको राजगीर बोला जाता है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ऑप्शन ई के साथ आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये जो चंपा है ना, ये अंग की राजधानी थी। अंग जो है आपको पता है कि अंग भी एक महाजनपद थी नॉर्थ बिहार में, ठीक है ना, और इसकी राजधानी चंपा थी। इसको चेनपो भी बोला जाता था, ठीक है, इसका एंशिएंट नाम चेनपो भी था, ठीक है। वैशाली आपको पता है कि व्रजी कन्फेडरेसी थी, ठीक है ना, तो व्रजी कन्फेडरेसी की जो है ये राजधानी थी, ठीक है, वैशाली, ये आप ध्यान रखेंगे। व्रजी जो है कन्फेडरेसी बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ को मिलाकर बनते थे, ठीक है, और उसी में से जो है एक जो है ये थी, ठीक है। उसके बाद स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पीजेंट मूवमेंट जो है बिहार में हुआ था, जिसमें किसान सभा की स्थापना की गई थी और जो ऑल इंडिया यूनियन ऑफ किसान सभा जो है, यूनाइटेड किसान सभा जो है,
ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा जो है उसकी भी गठित की, उसका भी जो गठन किया गया था 1830 के दशक में, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड है स्वामी सहजानंद, ठीक है। स्वामी सहजानंद ने जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला जो है उनका मूवमेंट चंपारण में था, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला के बारे में भी बताया मैंने, और ये पहला ये था। उसके बाद सेकंड नंबर इनका मूवमेंट था खेड़ा। उसके बाद थर्ड जो है अहमदाबाद था, और उसके बाद जो है रॉलेट सत्याग्रह होता है, ठीक है ना। चंपारण में जो है आपको पता है प्लांटर्स के लिए होता है, ठीक है। खेड़ा में जो है वो रिवेन्यू को लेके होता है कि जो है ये गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू ज़्यादा मांगती है, कुछ वहाँ पर परेशानी हुई थी उससे, तो वहाँ के जो है लोग पे करने की स्थिति में नहीं थे, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक बीच का रास्ता जो है अपनाया गया। अब अहमदाबाद में भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो क्या है कि फैक्ट्री मिल्स जो है वो वेज इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो है गांधी जी को हम बुलाया गया था, तो गांधी जी ने सेटलमेंट कराया था जाके, ठीक है ना। ये देख लेंगे। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक सेकंड, हाँ ये रहा 126, ठीक है। तो 126 में क्या है कि आपका पूछ रहे हैं कि गांधी जी जो है वो कौन से कॉलेज से पढ़े थे, ठीक है ना। ये आपका उत्तर श्यामल दास कॉलेज भावनगर है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि सारे ही कॉलेज आपका गुजरात का है, तो इसमें आप कोई ऑप्शन नहीं वो नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते अगर आपको पता नहीं है तो। पर गांधी जी से की लाइफ से रिलेटेड अगर वो एक लाइफ साइकिल हम देखें तो हमें क्या पता लगता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। चलिए लाइफ साइकिल थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ब्रीफ में, ठीक है। 1869 में आपको पता है 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि इन्होंने जो है ना ये वाले कॉलेज से, श्यामल दास कॉलेज से भावनगर से ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। उसके बाद ये चले गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। इस वाले कॉलेज में पहले पढ़ा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद लंदन चले गए, और यहाँ जो है इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ से जो है लॉ किया, ठीक है। ये कब किया था, ये 1888 में लंदन गए थे, ठीक है ना। और फिर लंदन से 5 साल बाद जो है 1893 में जोहान्सबर्ग जाते हैं, ठीक है। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में ये लॉ की प्रैक्टिस करने जाते हैं, ठीक है। लॉ की प्रैक्टिस करते करते क्या होता है कि इनका 1906 में वहाँ ऐसा होता है कि जो वहाँ के वर्कर्स होते थे उनको एक खास तरह का जो है वो ये लेकर चलना पड़ता था कार्ड, ठीक है ना, कि भाई हम यूरोपियन से, हम ये हैं वो हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है कहीं पर भी बाहर निकलने पर सेम कार्ड लेकर निकलना पड़ता था, ठीक है ना। तो उसके विरोध में इन्होंने जो है कहा था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये हम लोगों को वैसा है ये कर रहे हैं। तो ये मास मूवमेंट में जो है 1909 में जो है 1906 में जो है मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और वो भी नॉन वायलेंट मेथड से। उसके बाद जो 1913 में इन्होंने ट्रांसवाल में एक और जो है मूवमेंट जो है लीड किया था। उसके बाद इन्होंने 1914 में ये भारत आए, ठीक है। और भारत में उसके बाद आपको पता है कि 1917 में चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल करियर जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। अर्ली करियर के बारे में हमने बताया आपको, बात क्या नहीं बताया है। तो श्यामल दास कॉलेज जो है आप यहाँ पर ऑप्शन मारेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, 127 नंबर सॉरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो कौन से ऐसे पर्सन थे जो 1857 में एक्टिवली पार्टिसिपेट, आपको पता होगा कि नाना साहब कानपुर से थे, है ना। और कौन थे, तात्या टोपे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला भी बताया फैजाबाद से थे, ठीक है ना। बेगम जीनत महल जो है दिल्ली से थे। तो यहाँ क्या है कि सब लोग जो है यहाँ पर वैसे ही थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 128 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके बारे में कहा था कि वी आर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो ये एक्ट ऑफ 1935 था। क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि ये वाला जो एक्ट था इसमें जैसे इससे पहले क्या हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन आया था इंडिया, ठीक है ना। साइमन कमीशन आया था, तो आप देखेंगे कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे, आपको पता होगा ये चीज़। और उसके बाद 1930 में हमने क्या किया था, हमने रावी नदी के किनारे जो है लाहौर में ये किया था कि भाई हम पूर्ण स्वराज जो है मनाते हैं, और पूर्ण स्वराज जो है ये बात की थी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसने रिकमेंड किया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, मतलब क्या कि कंट्रोल वहीं से रहेगी, लेकिन रूल जो है लोग यहाँ के ही करेंगे, ठीक है, आपस में जो है रूल करेंगे। तो क्या है कि जो 1935 का एक्ट था ना, इसमें इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस उनको 1935 के एक्ट में मिल जाएगा, पर ये चीज़ जो है नहीं मिला। और
इसलिए जो है ये उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि हमें जो कंट्रोल चाहिए था, हमें जो वो चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये सारे जो है ब्रेक इन्होंने दे दिया है। क्यों ब्रेक दिया था? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है स्टेट और सेंटर के रूप में जो है बांट दिया गया था, प्रोविंस बेसिकली, स्टेट नहीं, प्रोविंस और जो है यूनियन के रूप में जो है बांट दिया गया था। उसमें क्या है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो यूनियन के पास थी, गवर्नर के पास थी, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि इन्होंने ये किया था कि भाई डोमिनियन स्टेटस तो मिला ही नहीं, ऊपर से क्या है कि सब्जेक्ट में हमें नहीं मिले अगर ये प्रोविंसेस में हमारी वो सरकार गठित होगी तो 1937 में सरकार गठित होती है, आपको पता होगा। और उसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी बात की गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सपेंड किया गया था। किनको? एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया था, हिंदूज को तो पहले से मिल रहे थे जो डाउन रोडन थे, ठीक है ना, और मुस्लिम्स को मिल रहे थे, सिख को मिल रहे थे, सिख को भी जो एक्सपेंड किया गया था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से जो है कम्युनलाइजेशन को भी आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट, ठीक है ना। डांडी मार्च जो है कब लास्ट कर रहा था? आपको पता होगा कि जो डांडी मार्च है वो क्यों हुआ था। ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू जो है गांधी जी ये बताना चाहते थे कि हम जो अनजस्ट लॉ है उसको तोड़ेंगे और आपको जो भी सज़ा देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है उनकी वो आइडियोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, तो डांडी मार्च जो है सिविल डिसोबीडियंस का ही पार्ट था। साबरमती आश्रम से कुछ 450 किलोमीटर बाद जो है ये डांडी था, ठीक है ना। डांडी एक जगह है, कोस्टल एरिया था, जहाँ पर इनको जाके साल्ट को बनाना था। साल्ट जो है बेसिकली स्टेट मोनोपोली थी, आम लोग साल्ट नहीं बना सकते थे। इसलिए क्या है कि ये गांधी जी कहते थे कि सॉल्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ का, इसलिए इसका जो है कमोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हर लोग जो है, हर इंसान जो है सॉल्ट, हर इंसान को जो अफोर्डेबल रेट पर जो है सॉल्ट मिले, फ्री मिले। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम साल्ट जो है ये सत्याग्रह करेंगे और साल्ट जो है साल्ट टैक्स से जो है अब ये कर दिए, मतलब कि साल्ट टैक्स से जो है आज़ादी चाहिए थी इनको, ठीक है। तो ये डांडी के लिए निकले थे कब? साबरमती से ये निकले थे 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को। कब? 12 मार्च 1930 को। डांडी कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 6 अप्रैल को पहुंचे थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 12 मार्च से 6 अप्रैल कितना दिन होता है, आप काउंट कर लीजिए भाई कि कितना दिन लास्ट किया था। तो 12 मार्च से आप देखेंगे कि इधर मार्च 31 दिन का महीना होता है, तो आप देखेंगे कि 19 दिन जो है इधर लग गए इस महीने में और 6 दिन ये हो गए, कितने हो गए? 25। और 25 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ई के साथ। हालांकि आपको ये लग सकता है 24 की 24 जो है सही होगा, पर 24 सही है नहीं। इन्होंने इतना क्लोज ऑप्शन दिया था कि आप वो मुश्किल था, किसी के लिए भी याद करना मुश्किल था, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। ये जो किताब है ना, सॉरी ये जो सॉन्ग है ना, इनको बिस्मिल नाम के राइटर नहीं लिखा था, पर ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। कौन से थे? बिस्मिल अजीमाबादी। ये एक पोइट थे, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको पॉपुलराइज किया था, लेकिन ये कंपाइलेशन जो है, ये कंपोजिशन जो है वो बिस्मिल अजीमाबादी का था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्य सेन के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और भगत सिंह के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है डिटेल में, आप देख लेंगे इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो ये स्वदेशी मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है कि स्वदेशी अपनाओ। आज के डेट में आप देख रहे हैं ना कि भाई स्वदेशी अपनाओ की जो नारे लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ से जो बाहर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कमा के चले जाते हैं और हम उससे गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है आइडियोलॉजी स्वदेशी मूवमेंट की थी। और बंगाल जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पावर के रूप में 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। उसके बाद बंगाल जो है एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप होता है और वहाँ एक नेशनलिस्ट एजेंडा जो है बहुत स्ट्रांगली चलता है। तो इसको चेक करने के लिए जो है ना लॉर्ड कर्जन ने एक वो लेकर आया था, एक प्रपोजल लेकर आया था बंगाल को डिवाइड करने की, ठीक है। और बंगाल को डिवाइड करने का प्रपोजल जो है 19 जुलाई को आया था, ठीक है, 19 जुलाई को 1905 में, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट जो है वो 16 अक्टूबर को किया गया था, ये ध्यान रखेंगे डेट्स, ठीक है। और इसको जो है 1911 में जो है जब कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफर की गई थी राजधानी, तो इसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था, मतलब फिर से जो है बंगाल को एक कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और फैक्ट्स देखेंगे कि ये वही मोमेंट था जब टैगोर ने अमार सोनाल बांग्ला जो है कंपाइल किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये आप अभी भी क्रिकेट मैच अगर देखते होंगे तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गीत है वो आप इसी तरह से सुनेंगे, ठीक है। वो टैगोर जी के जो है वो कंपाइलेशन है। अब आप देख लेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता है कि क्यों हुआ था भाई, इसके 2-3 कारण बताओ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो रॉलेट सत्याग्रह को
सॉरी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि किसी को भी जो है गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी, सर्च कर सकती थी, ठीक है, और सस्पिशन के आधार पर ही, ठीक है ना, कोई अगर उसके पास नहीं होता था तब भी। और क्या था, खिलाफत मूवमेंट, मतलब खिलाफत मूवमेंट क्यों होता, क्योंकि तुर्की में वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है तुर्की के खलीफा को जो है ना उसके पद से हटा दिया था ब्रिटेन ने, ठीक है, तो उसके लिए हुआ था। उसके लिए यहाँ के मुस्लिम्स ने जो है वो ये खिलाफत मूवमेंट जो की थी कि खलीफा को जो है दोबारा से जो है वो सत्ता पे जो है काबिज करो, ठीक है, इसलिए। उसके बाद क्या था, जलियांवाला मसाकर जो है वो हुआ था, यही सबसे ट्रिगरिंग पॉइंट था, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपको पता होगा। और एक और कारण था 1919 का जो एक्ट था ना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बड़े वो मतलब उससे बहुत डिससेटिस्फाइड थे लोग, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ाया गया था उसमें भी, ठीक है ना, मतलब एक लोगों को बांटने की जो है साजिश वहाँ भी चल रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि पूर्ण स्वराज क्या था। पूर्ण स्वराज जो है, अच्छा एक चीज़ और, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी मैंने डिस्कस किया है और उसमें साल सत्याग्रह के बारे में बात किया है। और सिविल डिसोबीडियंस के जो है टाइम में ही ये ऐसा मूवमेंट था कि रुकता था, होता था, और इसी में जो है आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, आपको याद होगा। और सिर्फ अंबेडकर जी ऐसे थे जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है भाग लिए थे, गांधी जी सिर्फ 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। और उसके बाद जो है उसको जो है गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, पूना पैक्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, बाकी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर जो है गांधी और अंबेडकर के बीच था, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद पूर्ण स्वराज क्या था। पूर्ण स्वराज जो है आपसे अभी बात की थी मैंने कि 1930 में जो है लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे, मतलब लाहौर सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1930 में, आपको बताया है कल वाले क्लास में भी। तो रावी नदी के किनारे ना 26 जनवरी को 1930 को हमने ट्राई कलर जो है लहराया था और पूर्ण स्वराज की जो है वो ये की थी, ठीक है ना, कि भाई हम पूर्ण स्वराज का जो है मांग करेंगे अब, ठीक है। पूर्ण स्वराज हमने मनाया था, पूर्ण स्वराज डे मनाया था, तो उसी को जो है पूर्ण स्वराज मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद 32 है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द आईना ट्रायल्स। ये भूलाभाई देसाई थे, ठीक है ना। भूलाभाई देसाई जी, बेसिकली आईना ट्रायल्स क्या था। आईना ट्रायल्स जो है ऐसी चीज़ थी कि जैसे आप देख रहे हैं ना जो कोर्ट मार्शल होता है ना, आप में से अगर कोई पता होगा, किसी के फादर अगर उसमें नेवी वगैरह में, आर्मी वगैरह में, इस सब में होंगे तो उनको पता होगा कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। वो अपना उनका जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना जो है लॉ के हिसाब से वो उसको ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो जो रॉयल इंडियन नेवी थी ना, इंडियन नेवी, ठीक है, और रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इन दोनों में ना म्यूटिनी हुई थी कब, 1946 में, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसी का जो है ट्रायल चल रहा था। और ये आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, रेड फोर्ट में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। और इसमें जो है एडवोकेट के रूप में जो है भूलाभाई देसाई ने जो है वो ये किया था। और ये सारे वैसे लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, ठीक है। 133 क्या है कि वेयर डिड मैडम कामा अनफोल्ड इंडिया ट्राई कलर ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। इन्होंने स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में है, स्टुटगार्ट जो है जर्मनी में है, और यहीं पर जो है इन्होंने ये ट्राई कलर जो है वो लहराया था, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है मैडम भिकाजी कामा था, ठीक है ना। भिकाजी कामा पैलेस दिल्ली में है, याद होगा आपको। मैडम कामा का नाम जो है भिकाजी कामा था। और इन्होंने ना पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। क्या, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्होंने ये वाला काम कहाँ किया था, जर्मनी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ऐसे थे कि इन्होंने मतलब ब्रिटिश से जो है इक्वालिटी चाहते थे, ठीक है ना। इक्वालिटी चाहते थे किस कॉन्टेक्स्ट में, एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई हम भी आपके बराबर हैं और हमें जो है आप सताइए मत, ठीक है। इस तरह की जो है आइडियोलॉजी थी इनकी। और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन लैंड है ना, फॉरेन लैंड पर पहली बार ट्राई कलर जो है फहराया था, ठीक है, और इसलिए इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पियर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पर आप देखेंगे कि विनोबा भावे जो है पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता था कि गांधी जी किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नॉमिनेट करते थे कि भाई तुम सत्याग्रह करोगे, और वो फिर क्या है कि वो सत्याग्रह करते थे, ठीक है। तो ऐसे जो है पर्सन, सबसे पहले पर्सन जो है विनोबा भावे थे, सेकंड नहीं थे। सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे ने 1940 में जो है ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है किया था, ठीक है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत है। देशबंधु के नाम से जो है आपको पता है कि चित्तरंजन दास जो है फेमस है, ठीक है ना। देशबंधु चित्तरंजन दास ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विलियम वेडरबर्न जो है आपको पता है कि भाई विलियम वेडरबर्न जो है थे वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनिशियल ईयर्स में जो है इसके फाउंडिंग फादर्स में से थे, ठीक है ना। और इनिशियल ईयर्स में जो है आप ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये उसी टाइम जो है वो बनते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो है ये उसी टाइम बनते हैं, ठीक है। कहाँ गया,
हाँ, तो जो विलियम बेडन जो है वो 1800 करीब करीब 1887 में शायद ये बनते हैं, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वो टाइम है जब कांग्रेस जो है इनिशियल स्टेजेस में थी, ठीक है। अब इनिशियल स्टेजेस में थी तो क्या था कि इस समय जो है आपको ये दिखेगा कि ये नहीं थे कांग्रेस में। 1907 में जो है कौन थे कांग्रेस में? 1907 में जो है आपके रासबिहारी बोस जी थे, ठीक है। रासबिहारी बोस थे और ये 1900 वही सेशन है 1907 वाला, कौन सा? सूरत स्प्लिट के नाम से आपने सुना है ना। तो जो 1905 का पार्टीशन वाला जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, उसमें क्या होता है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये स्प्लिट कहा जाता है। और ये फिर कब जाके मिलते हैं? 1916 वाले जो है उसमें, ठीक है ना, जिसकी अभी पीछे चर्चा की थी मैंने। अब देखेंगे श्यामा कृष्णा जी वर्मा जो है ये इंडिया हाउस इन पेरिस इसको फाउंड किया था, ठीक है ना। और इसके जो है डायरेक्टर बाद में चल के जो है बीडी सावरकर भी बनते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट चाहिए, मतलब मोर देन वन, ठीक है ना। तो आपका ई आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 135 में विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 26 जनवरी 1930, इसके जो है इंपॉर्टेंस की भी बात की थी हमने, ठीक है। उसके बाद 136 नंबर है व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। बिहार जो है कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो बिहार के एस्टैब्लिशमेंट से ना 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बिहार जो है 1912 में जो है 1911 में बेसिकली जॉर्ज फिफ्थ आए थे इंडिया, ठीक है ना, जो ब्रिटिश किंग थे। तो वो आए थे ना, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ था और उन्हीं में से एक जो है बिहार का गठन भी था, ठीक है। तो 1912 में जो है बिहार का गठन होता है। और फर्दर जो है आप देखेंगे 1912 में कितना 22 मार्च को, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, डेट अपडेट पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है, 22 मार्च को। उसके बाद क्या है कि 1 अप्रैल 1935 को, सॉरी 36 को, 35 में ही हालांकि इसका वो ये हो गया था, ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया था कि हम उड़ीसा को अलग करेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा को जो है अलग किया गया था 1936 में 1 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद बिहार से कौन कौन से अलग हुए थे आपको पता है कि उसके बाद जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है, ठीक है ना। झारखंड जो है आपको पता है कौन सा राज्य था? आपको पता होगा कि 3 नए राज्य बनाए गए थे 2000 में, ठीक है। और टोटल जो है हमारा 28 चला गया था। तो 25 के बाद जो है आपका 26वां राज्य जो है वो सारे नवंबर में बनाए गए थे तीनों, मतलब तीनों जो है राज्य वो आपका 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ बनता है, छत्तीसगढ़ बनता है, ठीक है। ये 1 नवंबर को बनता है, 1/11 को, ठीक है। उसके बाद 27वां राज्य जो है आपसे पूछ सकते हैं कि झारखंड कौन सा राज्य बना था, ठीक है ना। तो 27वां राज्य जो है आपका झारखंड बना था। ये आपका जो है ये 28वां था और 27वां जो है आपका उत्तराखंड था। आपको पता होना चाहिए इसकी 9 नवंबर को हुई थी गठन, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे बिहार से रिलेटेड थोड़े से। बिहार को बिहार क्यों कहा जाता है आपको पता होगा, बिहार स्पेशल अगर आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ पर इसलिए बिहार को बिहार कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है बौद्ध जो विहार होते थे वो बहुत सारे जो थे, आपको पता होगा नागार्जुनी केव्स होते हैं, और है ना, नागार्जुनी केव्स हैं और भी हैं। तो आप उनके वहाँ पर जो है विहार जो है बुद्धिस्ट विहार थे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, ठीक है ना। तो इसलिए बिहार जो है उसी का टर्म जो है बाद में चल के बिहार पड़ा, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम आपको पता होगा कि 3 कठिया सिस्टम में बिहार हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब आपके यहाँ हो सकता है स्क्वायर फीट में जो है वो मापते होंगे ज़मीन को, पर हमारे यहाँ बिहार में कट्ठा होता है। कट्ठा जो है 20 धूर होता है और 20 धूर का जो है 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा जो है 1 बीघा होता है, ठीक है। और ये 1 बीघे में से 3 कट्ठा जो है आपका वो ये होना चाहिए था, इंडिगो के अंडर में होना चाहिए था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो 3/20 इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 कट्ठिया मतलब 3 कट्ठा, ठीक है। और 3 कट्ठे कितने में से? 1 बीघे में से, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपका 138 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन बचा हुआ और तुरंत करते हैं इसको। 138 नंबर क्वेश्चन है कि पहला जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो आपको ऐसे तो आपको पता होगा, पर सत्यपाल मलिक आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है अभी जो है हमारे यहाँ गवर्नर रह चुके थे, ठीक है ना। और करंटली ये शायद अभी मिजोरम या मणिपुर के जो है वो गवर्नर हैं। नीतीश कुमार आपको पता है कि अभी रिसेंट है एकदम, राबड़ी देवी आपको पता है रिसेंट है। तो कौन बचे हैं? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में आपको थोड़े से जानकारी देता हूँ। इनको श्री बाबू बोला जाता है, ठीक है, श्री बाबू बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? बाबू केसरी, बाबू केसरी भी बोला जाता है। और क्या, ये जो बैद्यनाथ धाम टेम्पल है ना, आपको पता होगा, जो बिहार यूपी के, सॉरी बिहार और झारखंड के होंगे उनको, बैद्यनाथ धाम जो टेम्पल है ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो है ना सावन में लोग जाते हैं, ठीक है, सावन में जाते हैं और शिव की पूजा करने वाले लोग हैं बेसिकली। तो इस टेम्पल में ना जो दलित्स हैं
उनकी एंट्री के लिए ना इन्होंने मूवमेंट किया था श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है ना। और उनकी मूवमेंट जो है वहाँ पर उनकी सफल हुई और इनको जो है दलित को वहाँ पर टेम्पल में एंट्री मिलने लग गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है आपको कभी पूछ दिया जाए कि भाई श्री कृष्ण सिंह के जो है कौन जो है वो थे मूवमेंट में। उसके बाद क्या है कि वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। तो गया नहीं था, गया में 1922 में हुआ था, आपको पता होगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा में कभी नहीं हुआ है, ठीक है। पटना में नहीं, पटना में ही एक जगह है बांकीपुर, ठीक है। बांकीपुर में जो है आपका 1912 में पहला जो है कांग्रेस का सेशन हुआ था। सेकंड जो है बिहार में सेशन जो है वो गया में हुआ था, जिसके जो है CR दास जो है वो चित्तरंजन दास जो है इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इस वाले में ना जो 1912 वाला हुआ था उसमें जो है इसका जो जो प्रेसिडेंट थे वो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर थे, ठीक है ना। मैं नाम लिख देता हूँ। ये नाम ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है कभी आपसे इससे रिलेटेड फैक्ट पूछ दें। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पटना, गया नहीं, ठीक है। उसके बाद 140 नंबर है विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। कौन सा जो है आपको पता होगा कि आप बात करते ही क्या किस वर्ड से हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक हॉस्पिटल भी है बहुत सारे जगह, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के नाम पर। तो आपको पता होना चाहिए लोकनायक बोला जाता है। जयप्रकाश मूवमेंट जो है आप JP मूवमेंट या बिहार मूवमेंट आप सुने होंगे, 1974 में जो हुआ था, आपको पता होगा, इमरजेंसी से पहले, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि बिहार में जो है बहुत मास मिसकंडक्ट चल रहा था गवर्नेंस में, उसको लेकर जो है ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था। बेसिकली ये स्टूडेंट नहीं थे तब, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे उस टाइम। तो जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था ना उसमें इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और फिर यहाँ से जनता पार्टी का फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा जनता पार्टी, सॉरी जनता दल है शायद, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, लेट मी कंफर्म इट। तो ये जनता पार्टी थी, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। जनता दल था, सॉरी जनता दल था। और यही जनता दल आगे चल के जो है इसी में से फैक्शन एक होता है, RJD बनते हैं और JDU बनते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये सब जो है JP मूवमेंट से ही निकले हुए लोग हैं। नीतीश कुमार जी और लालू यादव जो है वो उसी मूवमेंट में जो है एक्टिव रोल में थे, एक स्टूडेंट लीडर के रूप में, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्या? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि इंडिया को जो है बहुत सारे जो है ये करप्शन और इन सब से फ्री दिलाना, ठीक है। और ये जो है आपको देखेंगे कि ये पहले जो है कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे और बाद में इन्होंने पार्टी फॉर्म की थी, ठीक है ना। तो ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना ही क्वेश्चन था इसमें, करीब इसमें 29 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन इसमें है और पिछले साल वाले में जो है 35 थे, ठीक है ना। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि 30-35 क्वेश्चन जो है आते हैं। 30-35 क्वेश्चन में से अगर 30 मतलब अगर 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, 28-30 भी अगर निकाल के ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। और कट ऑफ जो है आप इजीली एक वो कर लेंगे, ठीक है ना। और सारे इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, इस लेक्चर को कई बार देखें, रिवीजन कर लें इसका, क्योंकि इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। और हो सकता है कल मैं सेकेंड वाला जो है इसका आपको पार्ट दूंगा, जैसे जो एक री एग्ज़ाम हुआ था उसका वाला जो है मैं दोबारा से डिस्कशन करूँगा। और इसके बाद हम 65 के ऊपर जाएंगे और फिर 64 के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। 2-3 पेपर कम से कम और डिस्कस कर दूँगा आने वाले 2-3 दिनों में, कि आपके लिए एग्जाम के लिए आसान हो जाए, ठीक है। थैंक यू।